अरे मम्मी, यही हाल में सो जाओ ना। क्या दिक्कत है आपको? आखिर यहाँ भी तो बेड है ना। मनीषा ने अपनी मम्मी पार्वती जी से कहा। पर तेरी सास का कमरा तो खाली ही है, फिर यहाँ हाल में क्यों सो जाऊं? सुबह दामाद जी उठ जाते हैं जल्दी, फिर उनके सामने मेरा सोना नहीं बन पाता है। मैं तो उसी कमरे में सोऊंगी। मैं तेरे भ्रम को नहीं मानती, पार्वती जी ने कहा। पर मम्मी, मेरी सास के गुजरने के बाद उस कमरे में रात में तो क्या, दिन में भी मैं नहीं जा पाती, तो रात की तो बात ही अलग है। ना जाने कितने पूजा पाठ करवाए, पर कोई असर नहीं हुआ उस बुढ़िया पर। जीते जी भी सताती थी और अब मरने के बाद भी उसे चैन नहीं। मनीषा ने कहा, वह पापन बुढ़िया थी, इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, वरना अब तक मुक्त हो जाती। सुन, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो झाड़ फूक में महारत है। तेरी सास तो उसके आगे पानी भरते हुए नजर आएगी। तू चल मेरे साथ कल उसके पास, पार्वती जी ने कहा। ठीक है, चलूंगी मम्मी, पर आज रात आप बाहर हाल में ही सो जाइएगा, वरना कहीं वह आप पर ही हमला ना कर दे, मनीषा ने कहा। मुझ पर हमला करेगी वह बुढ़िया? अरे जानती नहीं है क्या वह मुझे? कैसे दांतों तले चने चबाया था उसको। आने दे, ऐसा सबक सिखाऊंगी, आने से पहले 10 बार सोचेगी, पार्वती जी ने घमंड में कहा। तो क्या आप उस कमरे में सोने जा रहे हैं? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा। ना ना, मैं हाल में ही सोऊंगी। क्या पता दरवाजा बंद करके वो बुढ़िया मेरा गला ही ना दबा दे। यहाँ तो कम से कम कोई दरवाजा तो नहीं है, पार्वती जी ने कहा। रात हो गई और सभी सो गए। शांति से रात बीत गई। अगली सुबह मनीषा अपनी मम्मी को जगाकर पूछती है, मम्मी नाश्ते में क्या बनाऊं? तभी कमरे में एक भयानक सी आवाज गूंजती है। अपनी माँ से पूछकर नाश्ता बना रही है? दे दे इसे भी बासी रोटी और नमक। कमला के ऐसे कहते ही मनीषा और पार्वती जी डर से दूर जाकर कहते हैं, मम्मी जी आप, पहले तो आप बस रात में ही आती थी, अब दिन में भी आप अपने कमरे से बाहर कैसे? देखा मम्मी, अब आया आपको यकीन मेरी बात का। मेरे दिन रात का चैन छीना था तुम माँ बेटी ने, फिर अब तो मेरी बारी है। अब पासा मेरे हाथों में है। जो तुम लोगों का सुख छीन लिया तो मेरा नाम भी कमला नहीं। पार्वती जी यह देखकर बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया, उन्हें कुछ याद भी नहीं था, पर मनीषा को जैसे सुन्न मार गया था। वह डर के मारे थर थर कांप रही थी और उसे अपना अतीत याद आ गया। कैसे उसने अपनी सास को जिंदे जी सताया था और आज उसी का बदला लेने वह वापस आई थी। क्या किया था मनीषा ने, आइए जानते हैं। सभी कमला जी को बेटे की शादी के लिए बधाइयां दे रहे थे। आज बड़े मन्नतों के बाद उनके घर में खुशियां आई थी, क्योंकि कमला जी अपने पति को कई साल पहले ही बीमारी में खो चुकी थी। पवन तब करीब 10 साल का था। तब से उन्होंने अपने बेटे पवन की परवरिश अकेले ही की थी। पति के मरते ही जेठ जेठानी ने घर से माँ बेटे को धक्के मारकर निकलवा दिया था और सास ससुर ने भी कमला जी की जेठ जेठानी का ही साथ दिया। बेचारी कमला जी को कई दिनों तक वहीं दरवाजे पर ही बैठना पड़ा, पर किसी को भी उनके भूखे प्यासे बच्चे या उन पर तरस नहीं आया। कमला जी से अपने भूखे बेटे की हालत देखी नहीं गई, पर इस हालत में वह कहाँ जाती। मायके में भी अब कोई नहीं था उनका अपना जो उनका साथ दे पाता। कमला जी एक दिन अपनी बचपन की सहेली के घर पहुंच गई। उनकी सहेली और उनके पति ने दोनों को अपने घर में शरण दी। कमला जी बीए पास थी तो उनके पति ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी लगवा दी थी। उनकी सहेली ने उनका हर कदम पर साथ दिया। पवन भी अपनी माँ की बेबसी बड़ी करीबी से देख रहा था। उसने जी तोड़ मेहनत की और हर क्लास में अव्वल आया तो नौकरी की तैयारी में जुट गया और कई सालों बाद उसकी मेहनत रंग भी लाई और आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया था। बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होता देख
पार्वती जी गर्व से फूले नहीं समा रही थी। बेटे की आर्मी में नौकरी लगी तो कमला जी के घर उनके बेटे के रिश्तों की बाढ़ आ गई। कमला जी ने उसकी शादी तय कर दी और आज उसकी शादी हुई थी। पवन अपने काम के चलते ज्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर मनीषा और कमला जी ही रहते थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे मनीषा का रवैया कमला जी पर बड़ा ही रूखा होता गया। वह कोई भी काम बिना ताने दिए नहीं करती थी। यह सब कमला जी पवन को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि वह पहले से ही बेचारा जंग पर होता था। ऊपर से घर की परेशानी बताकर वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मनीषा इसी बात का फायदा उठाती थी। मनीषा अक्सर अपनी मम्मी पार्वती जी को वहां बुला लेती और दोनों साथ मिलकर कमला जी पर अत्याचार करते थे। एक दिन मनीषा कमला जी से कहती है, मम्मी जी आज खाना मत बनाना, मैं और मेरी मम्मी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। कमला जी बोली, ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना लेती हूँ। कमला जी यह सोचते हुए उठी, थोड़ा सा चावल दाल कुकर में चढ़ाने के लिए रसोई में तैयारी करने चली गई थी कि तभी मनीषा आकर कहती है, यह क्या कर रही है मम्मी जी? मैंने कहा ना खाना नहीं बनाना है, यह मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ बहू। कमला जी ने कहा, वाह रे बुढ़िया, आप क्या कोई मुखिया हैं जो सिर्फ आपके लिए घर में चूल्हा चलेगा? फालतू की गैस नहीं है इस घर में, और आपका बेटा यह फालतू के खर्चे करने के लिए सरहद पर यूं मौत से नहीं लड़ता है। मनीषा ने उनसे बड़े रूखे शब्दों में कहा, बहू तुम भी तो बाहर खाने जा रही हो तो मुझे भी तो भूख लगेगी, फिर मैं क्या खाऊंगी? और बहू यह क्या तुम कहे जा रही हो जो मेरा बेटा फालतू में नहीं कमाता? अरे वह घर परिवार के लिए ही तो यह सब करता है। मैं तो खाना बनाऊंगी ना, कमला जी ने कहा। हाँ हाँ पता है, जब तक आप खाएंगे नहीं नींद कहाँ आएगी आपको। रात की रोटी पड़ी है और दाल भी वहीं खा लेना। यह कहकर मनीषा वहां से चली गई। बेचारी कमला जी और क्या ही करती, वह वहीं खाकर घर के कामों में लग पड़ी। दोनों माँ बेटी कुछ घंटों बाद वापस आकर सोफे पर बैठ जाती हैं और पार्वती जी कमला जी को आवाज लगाते हुए कहती हैं, समदन जी जरा अजवाइन का पानी बनाकर लाना, बदहजमी जैसी लग रही है। मम्मी जी आप बिना थोड़ा कम ही खा लेती तो क्या हो जाता? मनीषा ने कहा, अरे वह पनीर मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता इसलिए खा लिया, बस वहीं ज्यादा हो गया। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मी बर्बाद क्या होता, ले आती घर पर और इनको दे देती थोड़ा, यह भी खा लेती। पता नहीं पनीर जिंदगी में खाया भी है या नहीं। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वैसे भी घर पर भी तो यह हमारा जूठ ही तो खाती है। पार्वती जी ने कहा। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तब तक कमला जी अजवाइन का पानी लेकर आ जाती हैं। अजवाइन का पानी पीते ही पार्वती जी को उल्टी हो जाती है, तो इस पर मनीषा खूब खरी खोटी कमला जी को सुनाती है और पानी में कुछ गड़बड़ी का इल्जाम भी उन पर लगाती हैं। साथ में उनसे उल्टी भी साफ करवाती हैं। समय बीतता गया और सभी को पवन के घर आने की खबर मिलती है। पार्वती जी भी वहीं तंबू गाड़ कर बैठी थी, तो उससे पहले मनीषा कहती है, मम्मी यह आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगर इस बुढ़िया ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो? अरे अगर इसे कहना ही होता तो कब का ये कह दी होती बुढ़िया। फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को कह दिया तो? इससे पहले हमें इसे ठिकाने लगाना होगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पार्वती जी यह कहकर हंसने लगती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा मम्मी? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा। सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ अच्छे से पेश आना और फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिलाकर तुम मेरे साथ मेरे घर चलना।
यह खाना खाकर यहीं पड़ी रहेगी और फिर हम इन्हें हार्ट अटैक से मौत का रोना रोते हुए घर में वापस आएंगे। इससे यह भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे। मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाने के 5 घंटे बाद इंसान मर जाता है और उसके मुंह से कोई झाग भी नहीं निकलती है। पार्वती जी ने कहा, हाँ मम्मी जी, और यह सब उसी दिन घटेगा जिस दिन यह घर पर आएंगे, मनीषा ने कहा। उसके बाद से ही दोनों माँ बेटी का व्यवहार कमला जी के लिए बिल्कुल बदल गया था। कमला जी सब समझ रही थी कि यह सब पवन के आने की खबर का असर है, इसलिए वह भी चुपचाप इनका नाटक देख रही थी। एक दिन मनीषा कमला जी से कहती है, मम्मी जी, मैंने दोनों पहर का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, कल उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी। उसके बाद पार्वती जी और मनीषा पूरी योजना से कमला जी के खाने में जड़ी बूटी मिलाकर चले जाते हैं। उधर बहुत दिनों बाद पवन घर लौट रहा था। आज कई महीनों बाद माँ से मिलने के लिए वह खुशी से बेताब था। उसने खुशी खुशी ना जाने कितने ही खूबसूरत तोहफे अपनी माँ के लिए खरीद लिए थे और साथ में माँ के लिए गर्मा गर्म रबड़ी माँ को बहुत पसंद थी, वह भी खरीदी। घर पहुँचा तो बाहर से ही माँ को माँ माँ पुकारता हुआ घर में प्रवेश किया। पवन बोला, अरे माँ, कहाँ हो? कमाल है, पहले आता था तो पल के बिछाए दरवाजे पर ही मेरी राह तकती रहती थी और आज आवाज लगाने पर भी ना कमरे से बाहर आ रही हो और ना ही बोल रही हो। अच्छा माँ, माफ कर दो, इस बार आने में थोड़ी देरी हो गई, अगली बार जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा। अब देखो तो मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। माँ जब बहुत देर तक कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दी तो पवन की धड़कनें तेज होने लगी थी। वह दौड़कर माँ के कमरे में गया तो माँ को जमीन पर पड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने माँ को दोनों हाथों से झंझोड़ना शुरू किया मगर माँ नहीं उठी। पवन ने देखा माँ का पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। पवन माँ के लिए दहाड़े मारकर रोने लगा कि तभी पीछे पीछे पार्वती और मनीषा भी घर के अंदर आ जाते हैं। यह देखो मनीषा, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मैं जब घर के अंदर आया तो इनको इस हालत में पाया। पवन ने रोते हुए मनीषा से कहा, क्या? पर कल तक तो यह बिल्कुल ठीक थी, फिर यह अचानक? नहीं मम्मी जी, आप हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्यों गई आपको अकेला छोड़कर? हे भगवान, मेरी मम्मी जी को वापस लौटा दो, मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगी। मनीषा ने सीना पीटते हुए कहा। यह सब नाटक खत्म हुआ और कमला जी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो पवन की नज़र अचानक से माँ के पैरों पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने कभी माँ के पैरों में ऐसे निशान नहीं देखे थे। उसे कुछ शंका हुई। उसने अचानक से कुछ ऐसा किया कि वहाँ शमशान में जितने भी लोग थे किसी को भी कुछ पता ही नहीं चला। अब माँ के जाने के गम में वह अक्सर उदास रहने लगा था। पिता का साया तो बचपन से ही सिर से उठ गया था और अब माँ की गोद भी उससे छिन गई थी। लेकिन इधर अब माँ बेटी खुशी घर में रहने लगी। पर फिर पार्वती जी कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गई। पवन अभी घर पर ही था और मनीषा भी बड़ी खुश थी। वह तो सोच रही थी कि जैसे ही पवन वापस अपने काम पर लौटेगा वैसे ही वह अपनी मम्मी को घर पर बुला लेगी। एक रोज मनीषा रसोई में खाना बना रही थी और पवन बाहर हॉल में टीवी देख रहा था। तभी अचानक मनीषा के पीछे एक साथ कई सारे बर्तन गिर गए। मनीषा चौंक कर पीछे देखी तो उसने सोचा इधर उधर बर्तन रखने की वजह से वह गिर गए होंगे, इसलिए उसने वापस से बर्तनों को ऐसे ही सजाकर रख दिया। फिर जैसे ही वह वापस खाना पकाने के लिए मुड़ी कि फिर से सारे बर्तन गिर गए।
जिस पर पवन कहता है, अरे मनीषा क्या कर रही हो, आज पूरा घर तोड़ने का इरादा है क्या। इधर मनीषा हैरान बस सोच रही थी कि ऐसे कैसे सारे बर्तन फिर से गिर गए। मनीषा उसको नज़रअंदाज कर अपने कामों में लग गई। एक रोज उसने फ़ोन पर पार्वती जी से कहा, मम्मी सोच रही हूँ मम्मी जी के कमरे की सफाई कर आपके रहने का इंतज़ाम इस कमरे में कर दूँ। अब आप आराम से उस कमरे में रहना, पहले तो उस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता था। हाँ बेटा चलो, अब मैं भी फैल कर रहूँगी तेरे घर में, पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन मनीषा कमला जी के कमरे में सफाई करने जाती है। वह सबसे पहले अलमारी की सफाई करने की सोचकर जैसे ही अलमारी खोलती है, उसमें कमला जी के सारे कपड़ों पर खून लगा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह अलमारी को बंद करके उस कमरे में से भागने ही वाली थी कि वह कमला जी को अचानक से अपने सामने खड़ा पाती है, जिसे देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसकी आवाज़ हल्क में ही अटक कर रह जाती है। क्या हुआ बहू, सोचा था मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लोगी, पर मैं तुम्हारा रोना देखकर जा ही नहीं पाई। तुम जो रो रो कर भगवान से मुझे वापस मांग रही थी, इसलिए मैं यहीं आ गई। बस सिर्फ मेरा शरीर गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने से कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर अपने साथ ही तुम्हें ले जाऊंगी। कमला जी ने हंसते हुए कहा तो मनीषा डर के मारे जोर से चीख पड़ी और मनीषा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने पवन को पाया। वह घबराकर उठी और पवन से कहा, सुनिए जी, मम्मी जी गई नहीं, वे अपने कमरे में ही है, मैंने उन्हें देखा है। यह क्या कह रही हो मनीषा, जो एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता, और मैंने खुद मम्मी का अंतिम संस्कार किया है, तो वह कैसे वापस आ सकती है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। पवन ने कहा, नहीं जी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, आप जाकर मम्मी जी के अलमारी खोल कर देखिए, उनके सारे कपड़ों में खून लगा मिलेगा आपको, मनीषा ने कहा। फिर पवन जाकर कमला जी के अलमारी खोल कर देखता है, पर उसमें उसको कोई खून नहीं मिलता। तो इस पर पवन मनीषा से कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा, देखो कहाँ है खून, कुछ भी नहीं है, तुम खामखा ऐसे ही डर रही हो। पर मनीषा क्या खून देखती, उसकी तो आंखें ही खून से लाल हो चुकी थी, क्योंकि पवन के पीछे ही वो कमला जी को फिर से खड़ा देख पा रही थी। वह चीखती हुई कमरे से बाहर भाग गई। फिर उसने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। उसने तो कितने पूजा पाठ करवाए, पर कमला जी का एहसास उसे हर वक्त होता रहा। देखते देखते पवन के जाने का दिन भी आ गया। मनीषा अपनी मम्मी को फोन कर कहती है, मम्मी अब तो यह जा रहे हैं, इधर यह बुढ़िया मुझे परेशान कर रही है, इनसे कहती हूँ तो यह मुझे मेरा भ्रम कहते हैं, इसलिए आप आ जाओ, कहीं अकेला पाकर यह बुढ़िया मुझे ही ना मार दे। इससे अच्छा तो यह होता कि यह बुढ़िया जिंदा ही रहती। सच ही तो कह रहे हैं दामाद जी, अरे तेरा भ्रम ही है, यह सब मरने के बाद कोई लौटता है क्या। ठीक है, मैं आती हूँ, देखती हूँ कौन परेशान करता है तुझे, पार्वती जी ने कहा। इधर पवन जिस दिन जाने वाला था उसके एक दिन पहले ही पार्वती जी आ गई। मैं तो जाकर समदन जी के कमरे में ही सोती हूँ, देखती हूँ वे आती है या नहीं। पार्वती जी के ऐसा कहते ही मनीषा उन्हें मना कर रही थी, पर जब दोनों को कमला जी अपने सामने दिखी तो उनके होश ही उड़ गए। सोच रही हूँ आज तो पवन भी चला गया तो आज तुम लोगों का काम तमाम कर ही देती हूँ, पर आज तक मैं समझ नहीं पाई। उस दिन तो मैंने बस बासी रोटी सब्जी खाई थी, उसके बाद ही मैं छटपटाने लगी और मेरा दम घुटने लगा। क्या मिलाया था तुम लोगों ने मेरे खाने में
जिससे मेरी मौत हो गई थी और किसी को पता भी नहीं चला। कमला जी ने पूछा, मम्मी जी मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने वो जड़ी बूटी खिलाने का आइडिया दिया था। कहा था कि इससे आपके मरने पर आपके मुंह से जाग नहीं आता और हर किसी को आपकी मौत नॉर्मल लगेगी। मेरा यकीन मानिए, मैं तो मना भी कर रही थी, पर उन्होंने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप मेरा और इनका तलाक करवा देंगी। मनीषा ने कहा, अरे वाह बेटी, क्या बात बोल रही है तू। जब सामने समदन जी भूत बनकर खड़ी है तो तू सारा इल्जाम अपनी मम्मी पर लगा रही है। तुझे तो शुरुआत से ही तेरी सास पसंद नहीं थी, तभी तो दामाद जी की गैर मौजूदगी में तू इन पर अत्याचार करती थी और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। वाह बेटी, जब बात जान पर बनी तो मुझे आगे कर दिया। पार्वती जी ने डरते हुए कहा। दोनों माँ बेटी की तू मैं सुनकर पवन भी अंदर आ जाता है और उसे देखकर मनीषा और पार्वती चुप होकर उसे ही देखने लगती हैं। चुप क्यों हो, बोलो ना दोनों। अरे जब इतना बताया है तो यह भी बता दो ना कि इन पर कैसे कैसे अत्याचार करते थे तुम, और मुझसे कहती थी कि मम्मी को ही तुमसे शिकायत रहती है। अभी तो बस तुम दोनों ने मेरी मम्मी को कैसे मारा यह कबूल किया है और वह रिकॉर्ड भी हो गया है, पर मुझे पूरी बात जाननी है। पवन ने गुस्से में कहा, अरे आप कैसे आ गए, आप तो चले गए थे ना। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी जी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, हमने नहीं मारा उन्हें। मनीषा ने डरते हुए अपनी सफाई देते हुए कहा, अभी भी झूठ बोल रही हो। लगता है मम्मी का डर खत्म हो गया है। मम्मी कैसी भूत हैं आप, आपके सामने यह झूठ बोले जा रही है और आप शांत खड़ी हैं। पवन ने हंसते हुए कहा, क्या मम्मी जी आपको भी दिख रही है? इनसे कहिए ना कि हमें छोड़ दें, हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मम्मी जी की आत्मा से हमें बचा लीजिए। मनीषा ने पवन के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा। इस पर पवन हंसकर कहता है, अरे आत्मा होती तो अब तक तुम लोग भी आत्मा बन चुके होते। यह तो सच में मेरी मम्मी है जो अभी तक जिंदा है। पवन ने कहा, क्या? पर कैसे? आपने खुद इनका अंतिम संस्कार किया था। मनीषा ने घबराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो सारा कुछ मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि नाटक सिर्फ तुम दोनों माँ बेटी ही करना जानती हो? तुम लोग रोने का नाटक कर रही थी और मम्मी मरने का। पवन ने कहा, तो क्या मम्मी जी ने उस दिन जहर नहीं खाया था? मनीषा ने पूछा। नहीं खाया था, पवन ने कहा। उस दिन जब तुम दोनों इस डर से कि मम्मी मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बताना दे, इसलिए मम्मी के खाने में जहर मिलाने की योजना बना रही थी, तभी मम्मी ने सब सुन लिया था और फोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं मम्मी की बात सुनकर तभी घर आ गया था। बस सिर्फ मम्मी के सामने मैंने तुम लोगों के नाटक को तुम्हारे मुताबिक चलने दिया और मम्मी को एक अलग जगह में छुपा कर रखा। पवन के यह कहने पर मनीषा कहती है, फिर वह खून वाले कपड़े और बर्तनों का गिरना, कभी मेरे सामने मम्मी जी का आना, फिर अचानक से उनका गायब हो जाना, यह सब क्या था? यह सब मेरा ही किया हुआ है। मनीषा, मैं चाहता तो तुम दोनों को मेरी मम्मी के खाने में जहर मिलाने के इल्जाम में तुम दोनों को जेल भिजवा सकता था, पर मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था और तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाना चाहता था। पवन ने गुस्से में कहा, देखिए दामाद जी, मेरा घर परिवार है, मुझे जाने दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की इसका साथ देकर, पर अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, यह वादा करती हूँ। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर पवन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मम्मी जी, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसे चूहे ही छोड़कर भागते हैं। अगर आप चाहती तो मनीषा को सही दिशा दिखा सकती थी, पर नहीं,
आपने ना सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि आपने ही बेटी की सास को जहर देने की योजना बना ली। पवन ने कहा, बहू तुमने ना जाने कितने ही अत्याचार किए मुझ पर फिर भी मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का घर तोड़ना नहीं था। पर तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुम एक औरत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाकर रहो और तुम्हारी माँ भी वहाँ की तकलीफ सहे। पर अगर मैंने आज तुम्हें सजा नहीं दिलवाई तो आगे से हर बहू अपनी सास को जहर देने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। कमला जी ने गुस्से में कहा, पुलिस आ रही है और मनीषा तलाक के कागजात शायद तुम्हें जेल में ही मिल जाएंगे, दस्तखत कर देना। पवन ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं अब इस औरत के साथ नहीं रह सकता जिसने मेरी माँ को मौत की नींद सुलाना चाहा। उस पर मैं दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। ना ही वह मेरी पत्नी बनने के लायक है और ना ही इस घर की बहू। इतना सुनते ही मनीषा पवन के पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बेशक आप मुझे तलाक दे दीजिए पर जेल मत भिजवाएं। मेरी मम्मी की उम्र का तो कुछ सोचिए। इस पर पवन उसे एक थप्पड़ लगाकर कहता है, तुमने सोचा था मेरी माँ की उम्र के बारे में? जाओ अब यह नाटक अदालत में करना, हालांकि वहां भी यह काम नहीं आएगा मेरे सबूत के आगे। फिर पुलिस आकर उन दोनों को ले जाती है और पवन ने अदालत में सारे सबूत पेश किए तो दोनों माँ बेटी को 7 साल की सजा हुई। इधर पवन की माँ कमला जी ने अपने बेटे की दूसरी शादी एक गांव की लड़की से करा दी। वह लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर पूरे घर की देखभाल के साथ साथ कमला जी की बहुत सेवा करती थी। माँ को जब नेहा इतना प्यार और सम्मान देती थी तो पवन को नेहा पर गर्व होता था कि भले ही नेहा मुझसे बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन संस्कारों में वह किसी देवी से कम नहीं लगती है। कमला जी को अब जाकर अपनी जिंदगी में असली खुशी नसीब हुई थी। इधर पवन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था तो उधर सजा पूरी होने के बाद जब मनीषा अपनी माँ के साथ पिता के घर पहुंची तो पिता ने भी गुस्से में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि तुम लोगों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। पार्वती जी अपने पति के पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाई पर पार्वती जी के पति नहीं माने। आखिर दोनों को ही घर से हाथ धोना पड़ा और सड़क पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, मनीषा के पिता ने जो अपनी पत्नी और बेटी को माफ ना करके सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपने विचार लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।